नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक पढ़ रहे थे। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को यूनिट सेकंड स्टडी करा रही थी। इस यूनिट सेकंड में हमने CFT थ्योरी पढ़ी थी। हमने स्प्लिटिंग देखी, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग अलग अलग कैटेगरीज में कैसे होती है। आज हम जो स्टडी करेंगे वो यही करेंगे कि क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स को इफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं। तो आज हम स्टडी कर रहे हैं आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा पैरामीटर है। क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स होता है वो होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल वैल्यू। इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE। CFSE को हम डेल से डिनोट करते हैं और ये डेल की वैल्यू ही डिफाइन करती है कंपाउंड का कलर। कलर डिफाइन करती है ये कि कलर्ड कंपाउंड्स क्यों होते हैं, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती है, उनके रिएक्टिविटी को डिफाइन करती है। इस तरीके की प्रॉपर्टीज जो है वो हम डेल की वैल्यू से डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी कंपाउंड का कलर कंपाउंड क्यों होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आते हैं, कोई डाईमैग्नेटिक होता है, कोई पैरामैग्नेटिक होता है, कोई फेरोमैग्नेटिक होते हैं, क्यों होते हैं, वो सब प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है किसके ऊपर, इस डेल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। अब डेल की वैल्यू में कैसे वेरिएशन आता है या ये डेल की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है, डेल क्या था, स्प्लिटिंग एनर्जी। अब जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी उतनी ही ज्यादा डेल की वैल्यू होगी। तो स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ये स्प्लिटिंग क्यों हो रही थी, ये स्प्लिटिंग हो रही थी कि जब मेटल के डी ऑर्बिटल्स के कांटेक्ट में, मेटल के डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स का और लिगेंड में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच जो रिपल्सन हुआ, कुछ एक को रिपल्सन ज्यादा फेस करना पड़ा और कुछ एक को रिपल्सन फेस नहीं करना पड़ा। जिसको रिपल्सन फेस करना पड़ा वो हायर एनर्जी के हो गए, जिसको रिपल्सन फेस नहीं करना पड़ा वो लोअर एनर्जी के हो गए। मीन्स किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ये जो डेल की वैल्यू है ये क्यों आती है या स्प्लिटिंग क्यों आती है। स्प्लिटिंग हमें पता है किसके कारण आ रही थी, मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स एंड लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था। क्या हो रहा था, रिपल्सन। इसके आधार पे इनकी स्प्लिटिंग हुई थी। तो जब मेटल और लिगेंड के बीच ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये जैसे ही इस अट्रैक्शन फोर्स या कहें कि मेटल और लिगेंड्स के बीच की डिस्टेंस जब चेंज हो जाती है तो ये डेल की वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स
और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी रिपल्सन कम होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा स्प्लिटिंग बढ़ेगी। तो ये जो है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, इनके बनने वाले मेटल और लिगेंड की बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। किस पे कर रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड स्ट्रेंथ या कहें कि हम बॉन्ड डिस्टेंस। अब इस बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे इस डेल की वैल्यू को भी इफेक्ट करते हैं। अब ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हम 6 फैक्टर्स पढ़ेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स पढ़ेंगे, पहला फैक्टर पढ़ेंगे हम, भाई या तो मेटल के कारण होगा या लिगेंड के कारण होगा, तो पहला फैक्टर हम पढ़ेंगे चार्ज ऑन द मेटल आयन, चार्ज ऑन द मेटल आयन। बाकी सब चीजें सेम है, सेम मेटल है, सेम मेटल, सेम कोऑर्डिनेशन नंबर एंड सेम लिगेंड्स, और लिगेंड्स भी क्या है, सेम लिगेंड्स है। दोनों में दो कंपाउंड्स का कंपैरिजन कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मेटल आयंस है, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट जब चेंज होती है तो डेल की वैल्यू भी चेंज होगी। ऑक्सीडेशन वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है तो क्या होगा, डेल वैल्यू भी डिफरेंट होगी। क्लियर यहां तक? अब देखो डेल वैल्यू कैसे चेंज होती है, जब मेटल्स पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो मेटल जो है वो लिगेंड को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। जब ज्यादा अट्रैक्ट करेगी तो मेटल और लिगेंड के बीच डिस्टेंस कम हो जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने पे मेटल लिगेंड अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होगा तो मेटल लिगेंड डिस्टेंस, ये मेटल लिगेंड डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो मेटल के डी ऑर्बिटल्स के पास लिगेंड का इलेक्ट्रॉनिक या क्रिस्टल फील्ड एरिया पास में ज्यादा फैल जाएगा, ज्यादा पास में चला जाएगा। क्रिस्टल फील्ड जो क्रिएट हो रहा है, क्रिस्टल फील्ड जो क्रिएट हो रहा है या इलेक्ट्रॉनिक फील्ड क्या होगा, इस डी ऑर्बिटल के पास में चला जाएगा, जिससे क्या होगा, इस डी ऑर्बिटल्स को रिपल्सन ज्यादा फेस करना होगा और रिपल्सन बढ़ेगा। डी ऑर्बिटल्स, डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल्स एंड क्रिस्टल फील्ड ऑफ लिगेंड्स के बीच क्या बढ़ जाएगा, इंक्रीज रिपल्सन। रिपल्सन बढ़ेगा तो क्या होगा, डेल वैल्यू भी इंक्रीज होगी, इंक्रीज डेल वैल्यू। ये तो हमें समझ में आ गया कि डेल वैल्यू क्यों इंक्रीज होती है, कैसे इंक्रीज होगी। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो डेल की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। क्यों होगी उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है तो वो लिगेंड को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट करती है। ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट करेगी तो मेटल और लिगेंड के बीच डिस्टेंस कम हो जाएगी, जिससे मेटल के डी ऑर्बिटल्स में
और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के बीच डिस्टेंस कम होगी और इनमें रिपल्सन बढ़ जाएगा, जिससे स्प्लिटिंग भी इंक्रीज हो जाएगी। हम एग्जांपल लेते हैं आयरन का। एक में आयरन के एक्वा कॉम्प्लेक्स का, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है, दोनों ही एक्वा लिगेंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक में आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और एक में आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। FeH2O की होल 6, एक में ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, FeH2O का होल 6 यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आयरन +2 में है और यहाँ पे आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो डेल की वैल्यू होती है 10400 सेंटीमीटर इनवर्स, और जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो डेल की वैल्यू होती है 13000 सेंटीमीटर इनवर्स। मीन्स आयरन +3 डेल वैल्यू ज्यादा होती है आयरन +2 से, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने पे क्या बढ़ रहा है? स्प्लिटिंग भी इंक्रीज होती है। अब हम दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। दूसरा फैक्टर है पोजीशन ऑफ मेटल आयंस इन ए ग्रुप। एक ही ग्रुप में पीरियड चेंज होने पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होगा, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होगा तो इनके क्या चेंजेस आते हैं वो स्टडी करते हैं। सेकंड है पोजीशन ऑफ मेटल आयन इन ए ग्रुप। एक ही ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, लेकिन पीरियड चेंज कर रहे हैं। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमने पढ़े, 3D सीरीज पढ़ा, 4D सीरीज पढ़ा और 5D सीरीज पढ़ा, ये पढ़ा। मीन्स यदि ग्रुप सेम है, सेम ग्रुप है, क्या चेंज हो रहा है? पीरियड चेंज हो रहा है। एक ही ग्रुप में हम अप टू डाउन चल रहे हैं, तो ये जो d ऑर्बिटल्स हैं ये मेटल, बाकी सब चीजें सेम है, सेम लिगेंड लिया, सेम कोऑर्डिनेशन नंबर लिया, लेकिन फिर भी दोनों में स्प्लिटिंग अलग अलग है। एक 3D में मेटल है, एक 4D सीरीज की मेटल है और एक 5D सीरीज की मेटल है, सेम ही ग्रुप में, तो भी इनके डेल की वैल्यू चेंज होती है। और ये जो डेल की वैल्यू चेंज होती है ये कैसी होती है? 5D में सबसे ज्यादा डेल वैल्यू होगी, फिर 4D में होगी और फिर 3D में होगी। 5D और 4D लगभग सिमिलर होती है, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते। अब ये तो हमें पता चल गया कि डेल वैल्यू में वेरिएशन कैसे आएगा। डेल वैल्यू में वेरिएशन कैसे आएगा? ऊपर से नीचे आते हैं, अप टू डाउन। एक ही ग्रुप में हम अप टू डाउन आते हैं तो डेल की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यहां तक पता चला। अब क्यों होती है इंक्रीज, इसके बारे में बताते हैं। देखो ये आपका न्यूक्लियाई होगा, सेंट्रल मेटल की बात कर रही हूं मैं, न्यूक्लियस होगा, फिर उसके बाद 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला ऑर्बिट आएगा, फिर 2 वाला आएगा, फिर 3 वाला आएगा, फिर 4 वाले आएंगे और फिर 5 वाले आएंगे। मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होने से यहां पे 3D था, यहीं पे आ गया था वो, तो इस न्यूक्लियाई और इसके साथ अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा था, साइज छोटा था। लिगेंड के अप्रोच में ये डी ऑर्बिटल्स कम होते हैं। किसके कम? भाई कम होंगे क्योंकि ये किसके अप्रोच में ज्यादा है? उस मेटल के सेंटर के अप्रोच में ज्यादा है, तो इस मेटल से ज्यादा बाउंडेड होंगे, साइज छोटा होगा, तो क्या होगा?
रिपल्सन कम फेस करना पड़ेगा, किसका? लिगेंड का। ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये कम फेस करते हैं रिपल्सन बिटवीन मेटल डी ऑर्बिटल एंड लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये किसके साथ जुड़े हुए हैं? मेटल की न्यूक्लियाई के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो न्यूक्लियाई के साथ जुड़ेंगे तो साइज छोटा हो जाएगा, फैला हुआ नहीं रहेगा, लिगेंड के अप्रोच में नहीं जाएंगे। लेकिन हम बात करें 4D और 5D की, तो लिगेंड के ज्यादा पास में आ रहे हैं, साइज बढ़ता गया, लिगेंड के ज्यादा पास में आएंगे, लिगेंड के पास में आएंगे तो इनको रिपल्सन भी ज्यादा फेस करना पड़ता है, और रिपल्सन ज्यादा फेस करेंगे तो इनकी स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी। और इसी प्रॉपर्टी का यूज, या कहें कि ये जो फैक्टर है ये हमें ये बताता है कि स्प्लिटिंग 4D और 5D में तो इतनी बढ़ जाती है कि डेल की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है पाई से। पाई क्या है? पेयरिंग एनर्जी। और जब डेल की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है पाई से तो क्या होगा? पेयरिंग होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और पेयरिंग जब होते हैं तो क्या बनता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना ज्यादा पसंद करते हैं, या ये कहें कि नॉर्मली उनमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। क्लियर यहां तक? एक और बात कि जब 3D से 4D में पहुंचते हैं तो डेल की वैल्यू में जो इंक्रीमेंट आता है वो 40 to 50% आता है, और 4D से 5D में इंक्रीज चलते हैं तो ये 20 से 30% इंक्रीमेंट आता है। ये बात और याद रखनी है आप लोगों को कि यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है वो इस तरीके से इंक्रीमेंट होता है। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड फैक्टर है साइज ऑफ लिगेंड्स। अब देखो, अभी तो हमने किसकी बात की? मेटल के साइज की। अब सेम चीज लिगेंड के साइज के साथ भी तो हो सकती है। लिगेंड का साइज भी बढ़ेगा तो किसके कांटेक्ट में जाएगा? न्यूक्लियाई के मेटल के डी ऑर्बिटल्स के पास ज्यादा जाएगा। तो थर्ड पोजीशन हम पढ़ रहे हैं साइज ऑफ लिगेंड एंड पोलराइजेबिलिटी। अब देखो, हमें ये तो पता है कि लिगेंड का साइज बड़ा हुआ तो वो मेटल के डी ऑर्बिटल्स के ज्यादा पास में जाएगा। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने कहा कि मेटल का साइज बड़ा हुआ तो वो लिगेंड के ज्यादा पास में चली गई, पास में गई तो वहां रिपल्सन हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि लिगेंड का साइज में इंक्रीज करूंगी तो लिगेंड क्या है? जैसे जैसे साइज ये मेटल के चारों ओर है, मान लो ये इस साइज के ये लिगेंड होते, अब मैं लिगेंड का साइज बड़ा कर देती, बड़ा करूंगी तो क्या होगा? ये लिगेंड्स पास में आ गए, पास में आए तो इन लिगेंड्स के बीच रिपल्सन बढ़ा, इन लिगेंड्स के बीच में क्या हो गया? रिपल्सन होगा, इंट्रा लिगेंड रिपल्सन इंक्रीज हो गया। साइज बड़ा हुआ तो इंट्रा लिगेंड रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो ये अपने आप को इस मेटल से दूर करेंगे। भाई जितना पास में आएंगे, बीच में एक बॉल है, चारों तरफ फिर से कोई बड़ी बॉल है, यदि उनको हम पास में लाएंगे तो वो बड़ी बॉल दोनों वो भी तो पास में आएंगी। जैसे ही इन लिगेंड्स को मैं इस मेटल के पास में लाऊंगी तो ये लिगेंड्स भी आपस में पास में आएंगे, और आपस में जब पास में आएंगे तो यहाँ पे रिपल्सन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे? अपने आप को इस मेटल से दूर ले जाएंगे ताकि इनके बीच में गैप हो जाए। यहां होगा, जैसे डिस्टेंस बढ़ी, सेम साइज के बना के देख लेना, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी
इनकी इनके बीच भी डिस्टेंस बढ़ जाएगी। जब इनके बीच डिस्टेंस बढ़ जाएगी मीन्स रिपल्सन कम हो जाएगा। अब तो इसका क्या हुआ कि मेटल से जब बड़े लिगेंड्स जुड़ेंगे, बड़े साइज के लिगेंड्स जुड़ेंगे तो मेटल और लिगेंड के बीच डिस्टेंस इंक्रीज हो गई। किसके कारण इंक्रीज होगी? इंट्रा लिगेंड रिपल्सन के कारण, लिगेंड लिगेंड रिपल्सन के कारण। जब ये डिस्टेंस बढ़ गई तो अब लिगेंड के चारों ओर, लिगेंड्स के द्वारा जो क्रिस्टल फील्ड क्रिएट हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक क्रिस्टल फील्ड, वो और इस मेटल का डी इलेक्ट्रॉन्स, दोनों की अप्रोच थोड़ी सी बढ़ जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस होगी तो रिपल्सन कम हो जाएगा। क्या होगा? रिपल्सन कम हो जाएगा इस डी इलेक्ट्रॉन्स के बीच और इस लिगेंड के कारण जो क्रिस्टल फील्ड क्रिएट हुआ है उसके बीच। जब ये रिपल्सन कम होगा तो यहां पे स्प्लिटिंग भी कम हो जाएगी। क्या होगा? डेल वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। तो डेल वैल्यू किस बात पे डिपेंड कर रही है? लिगेंड के साइज पे। कैसे डिपेंड कर रही है? लिगेंड का साइज इंक्रीज करूंगी तो डेल वैल्यू भी क्या होगी? डेल वैल्यू डिक्रीज होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लिगेंड का साइज इंक्रीज करने पे डेल वैल्यू डिक्रीज होगी। लिगेंड साइज इंक्रीज करने पे डेल वैल्यू डिक्रीज होती है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। हैलाइड्स के एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड के लिगेंड्स लगाते हैं हम। टाइटेनियम F6 काम में लिया, सेम सारी चीजें सेम है, सेम कोऑर्डिनेशन नंबर है, सेम इन पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये। वैसे ही हम इन पे जब क्लोराइड लगाते हैं वैसे ही ब्रोमाइड लगाते हैं और वैसे ही आयोडाइड लगाते हैं। तो यहाँ पे फ्लोराइड का साइज छोटा होता है, फिर क्लोराइड का होता है, फिर ब्रोमाइड का होता है और सबसे बड़ा साइज जो है वो आयोडाइड का होता है। सबसे बड़ा साइज आयोडाइड का होता है। साइज के साथ हमने क्या कहा कि लिगेंड का साइज इंक्रीज हो रहा है तो डेल वैल्यू डिक्रीज होगी। तो जब हम इस तरफ मूव कर रहे हैं तो डेल वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इनकी डेल वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि लिगेंड का साइज बड़ा होगा तो डेल वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। यहां तक क्लियर? अब यदि दो लिगेंड्स हैं जिनका साइज इक्वल है लेकिन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है तो डेल वैल्यू इंक्रीज होगी। किसके साथ? पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड कर रही है। मींस यदि लिगेंड्स की नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मैंने क्या कहा? ये तो लिगेंड का साइज सेम होता है, लिगेंड साइज सिमिलर, तो देन depend on the electronegativity of ligand, और ligand की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही हूं? इंक्रीज कर रही हूं। तो क्या होगा? पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी और इससे डेल वैल्यू भी इंक्रीज होंगे। साइज से डिक्रीज होती है
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती हूं तो डेल की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। 3 हमने आज फैक्टर्स पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं आप लोगों को 3 और फैक्टर्स पढ़ाऊंगी जो डेल की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।